चलिए स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित जो अभी तक आपको 14 लेक्चर दिए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ हुआ होगा। आज आपको 15वां लेक्चर दिया जा रहा है। इसी क्रम में और भी लेक्चर्स होंगे। तो जो आज आपको लेक्चर दिया जा रहा है उसमें चूँकि आज का थोड़ा सा मिक्स होगा कि जो आपको प्रदूषण पढ़ाया गया था उस प्रदूषण से संबंधित कुछ अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां कुछ बाकी थीं, और जो अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां के बाद ई कचरा था, बेसल समझौता था, ई कचरा से संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए थे, फिर प्लास्टिक प्रबंधन था। तो ये टॉपिक अभी चूँकि वीडियो में पूरे नहीं हो पाए थे तो ये 10 से 15 मिनट का समय इसके लिए लगेगा, तो वो टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आज का जो लेक्चर होगा, जो 15वां लेक्चर होगा, वो पर्यावरण से संबंधित आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं संगठन। तो समझौता और संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन है उसके बारे में वार्तालाप की जाएगी। पहले तो आपको इस समझना होगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या हैं। उसी क्रम में आपको जो समझौता हुए हैं या जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में वार्तालाप होगी। लेकिन इससे पहले जो अवशेष जो शेष भाग जो छूटा हुआ था, अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां, अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां, ये विधियां मोस्टली आपको समझना है कि कौन कौन सी अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां हैं। ठीक है, इसी क्रम में अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां, इसी क्रम में जो आपको जो टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां एक टॉपिक हो गया है। उसके बाद जो ई कचरा वाला टॉपिक है, ई कचरा और इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा वो मोस्टली जानना है। एक समझौता है, बेसल समझौता को समझना है, क्या है ये बेसल समझौता है। फिर जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक का प्रबंधन करना है, प्रबंधन यानी कि प्लास्टिक तो कचरा वगैरह है उसका हमें प्रबंधन करना है। और इसी क्रम में फिर आगे वाले जो टॉपिक आपको बढ़ जाएंगे, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ तक टॉपिक को लेके चलेंगे। और इसी के बाद जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर कैसे कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्या राष्ट्रीय नीति है, क्या अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं। तो ये जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है वो समझौता और संगठन के बारे में आपको विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अवशिष्ट प्रबंधन की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ जो अवशिष्ट प्रबंधन है, तो मतलब ये आपको पहले जानना है, इसको पढ़ना है। तो अवशिष्ट प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जो मोस्टली जो विधियां हैं वो लैंडफिल है, लैंडफिल वाली एक विधि है। और जो दूसरी विधि होती है वो अगली जो विधि है इंसिनरेशन, एक मेथड है इंसिनरेशन एक मेथड है। इंसिनरेशन के बाद आइएगा जो अगला टॉपिक है पायरोलाइसिस, एक मेथड्स होता है जो कि ठोस से संबंधित है। पायरोलाइसिस एक ये मेथड होता है। क्योंकि थर्मल पावर का जो प्रदूषण है उसको हम आपको दे रहे हैं, प्रदूषण के अंतर्गत ही वो आ गया था। तो ये जो लैंडफिल्स है, इंसिनरेशन है और पायरोलाइसिस है, ये अवशिष्ट प्रबंधन की मोस्टली 3 विधियां होती हैं। अब इन 3 विधियों में क्या क्या होता है इन मेथड्स के अंतर्गत, वो थोड़ा सा यदि आपको लिखना हो तो इन्हीं के नीचे आप थोड़ा सा इसके नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी के नीचे आप लैंडफिल मेथड्स क्या है, इंसिनरेशन वाला मेथड्स क्या है,
पायरोलाइसिस मेथड क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लैंडफिल्स के नीचे लिखिएगा, लैंडफिल्स के नीचे वर्तमान में अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित या प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रचलित विधि है, यानी कि ये प्रचलित विधि है, वर्तमान में प्रचलित विधि है। अगला पॉइंट बना लीजिएगा, शहरी या शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अवशिष्ट एकत्रित किया जाता है। वह क्षेत्र जहां अवशिष्ट को एकत्रित किया गया है, उसे मिट्टी से ढककर उर्वरक में बदला जाता है। तो लैंडफिल का मतलब हुआ कि जो एक तो वर्तमान में सबसे प्रचलित विधि है, इसमें अत्यधिक खर्च की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शहरों से बाहर खाली या जहाँ भी स्थान खाली होता है वहाँ पर कचरा एकत्रित कर दिया जाता है, और जो कचरा है वो कचरा एकत्रित कर दिया जाता है। ऐसे करके कचरा को एकत्रित कर दिया गया है, ये कचरा है, ठीक है। इस कचरे को, यह अवशिष्ट है, ये कचरा है, और कचरा को एकत्रित करके इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है और कई वर्षों तक इसे, ये मिट्टी है, कई वर्षों तक इसे मिट्टी से ढका रहने दिया जाता है। तो ये जो बाद में जो इसका परिवर्तन होता है, ये उर्वरक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेथड सस्ता भी है और दूसरे प्रकार से प्रचलित विधि है, तो ये इसे उर्वरक में बदला जा रहा है। तो मेथड सिंपल है। अब ये दूसरा है इंसिनरेशन वाला जो मेथड्स है, इंसिनरेशन वाले मेथड्स में लिख लीजिएगा। अवशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक कि वह राख में परिवर्तित न हो जाए। यह विधि अवशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% कम कर देती है। 20 से 30% कम कर देती है, क्योंकि यह तकनीकी महंगी है। तो इंसिनरेशन का मतलब होगा कि जो भी कचरा है, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में कचरे को एकत्रित कर लीजिएगा और इस कचरे को
ठीक है, टेम्परेचर इतना देना है, तापमान इतना देना है कि ये परिवर्तित किस में हो जाए, ये परिवर्तित राख में हो जाए। तो चूंकि मोस्टली रहता क्या है इसमें, टेम्परेचर मोस्टली रहता है, और टेम्परेचर को देने के लिए या टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए, टेम्परेचर की प्रोसेस करने के लिए मेथड्स जो होता है वो महंगा हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो कचरा को जलाया गया है, राख में परिवर्तित किया गया है, वो 20 से 30% इसकी मात्रा को कम कर देता है। और लास्ट में आइएगा तो पायरोलाइसिस मेथड्स है। ये पायरोलाइसिस मेथड्स मोस्टली जो लगाया जाता है वो ठोस अवशिष्ट में ये कार्य करता है। तो ठोस अवशिष्ट का मैनेजमेंट करने के लिए मोस्टली जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो पायरोलाइसिस प्रोसेस है। क्या है इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अवशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अवशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना, मतलब अनुपस्थिति में, सही, रासायनिक रूप से विनष्ट किया जाता है। यह विधि उच्च ताप पर संपन्न होती है। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो ये जो मेथड्स है वो मोस्टली जो अपनाया जाता है ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए मेथड्स इसको अपनाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं संपन्न होती हैं। तो इससे जो पायरोलाइसिस मेथड्स, इसको नाम ही दिया जाता है। तो अवशिष्ट प्रबंधन की जो मोस्टली हैं वो 3 विधियां हैं, जिसके अंतर्गत लैंडफिल सबसे सस्ती विधि है, और इसमें ये भी है कि उर्वरक की प्राप्ति भी हो रही है। दूसरा जो इनसिनरेशन वाला मेथड्स है, तो इसमें क्योंकि मेथड्स को क्या है, टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए प्रोसेस जो होती है वो महंगी हो ही जाती है। तो इसमें तापमान बढ़ाकर के राख में अपशिष्ट को बदलना है। पायरोलाइसिस मेथड्स में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन या ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन होता है उच्च तापमान पर, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। तो ये जो मेथड्स हैं ये 3 प्रकार के मेथड्स हो गए हैं। तो ये जो मेथड्स हैं वो मैनेजमेंट या प्रबंधन के अंतर्गत ही काम करते हैं। इसी क्रम में आगे जो अगला टॉपिक होगा वो ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा। तो जो अगला टॉपिक है वो है ई कचरा। ये टॉपिक है ई कचरा वाला। ठीक, ई कचरा टॉपिक है। देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मतलब वही हो जाएगा ई कचरा से संबंधित है, कॉमा, भारत प्रतिवर्ष मतलब इंडिया प्रतिवर्ष 2 मीट्रिक टन पर ईयर है, 2 मीट्रिक टन
भारत प्रतिवर्ष 2 मीट्रिक टन मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन करता है या उत्पन्न होता है। मतलब भारत का पूरे विश्व में 5वां स्थान है, 5वां स्थान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो स्थान है इसी के आगे जोड़ दीजिएगा, जबकि यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, उसके बाद चाइना, जापान और जर्मनी प्रमुख ई कचरा उत्पादक देश हैं। भारत देश का लगभग 90% ई कचरा का पुनर्नवीकरण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। पुनर्नवीकरण क्षेत्र द्वारा या औपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ई प्रदूषण और प्रबंधन हेतु NGT इम्पोर्टेंट संस्था है, भारत में इसका विस्तार करेंगे। NGT का आदेश नियम के अनुरूप ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना सुनिश्चित किया गया है। तो जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, तो उसके उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। उसके बाद नंबर 1 पर यूएसए, 2 पर चाइना, 3 पर जापान, 4 पर जर्मनी देश है और भारत का 5वां स्थान है। अब जो भारत का जो 2 मीट्रिक टन कचरे का जो उत्पादन होता है वो पुनर्नवीकरण औपचारिक क्षेत्र इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी या जिम्मेदार है। तो जितना होता है उसका 90% पुनर्नवीकरण औपचारिक क्षेत्र से ही होता है। तो जो NGT भारत की जो संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है, ये इसने आदेश दिया है कि जो भारत में जो कचरे का उत्पादन हो रहा है 2 मीट्रिक पर ईयर, उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाए। ये NGT का एक आदेश है। चूँकि प्राधिकरण है तो उसका आदेश मानना ही होगा भारत को। तो ये ई कचरा से संबंधित जो भी डाटा था वो आपको दिया गया है। अब जो मोस्टली है वो है बेसल समझौता, और बेसल जो समझौता है सिविल सर्विस में या UPSC में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेसल समझौता से।
बेसल समझौता है। तो बेसल समझौते का संबंध एनवायरनमेंट से भी है, और बेसल समझौता का जो संबंध है, बेसल समझौता 1, 2, 3 करके हैं, उसका अर्थशास्त्र से या इकोनॉमिक्स से भी उसका संबंध है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं आपको होना है। क्वेश्चन बन सकता है कि बेसल समझौते का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से भी है और इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से भी है। ठीक है, तो दोनों से है। अब जो बेसल जो समझौता है वो किस चीज़ के लिए है? वो मोस्टली जो ई कचरा है, मतलब जो बेसल समझौता है वो ई कचरा से ही संबंधित है, लेकिन उसमें कचरे का कोई उल्लेख नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उससे कोई, और इलेक्ट्रॉनिक कचरे शब्द का उल्लेख नहीं है। तो बेसल समझौता तो जो बेसल समझौता है वो 1992 में हुआ था। अब ये है क्या? मोस्टली जो बेसल समझौता है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, चाहे पॉइंट बना लीजिएगा चाहे ऐसे नोट कर लीजिएगा। मूल रूप से बेसल समझौते में ई कचरे का उल्लेख नहीं है। वर्ष 2006 में कॉप की बैठक हुई, 8वीं बैठक थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2006 में जो बैठक हुई थी, उसमें 2006 में कॉप 8 में इसे शामिल किया गया, यही कचरे को शामिल किया गया। ई कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण, बेसल समझौते के कॉप 9वीं बैठक हुई थी। कॉप 9 में नैरोबी घोषणा में अपनाया गया। नैरोबी केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो नैरोबी घोषणा में इसे अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का, ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान तैयार करना है। तो
जो बेसल समझौता है वो 1992 में ये हुआ था। और जब 1992 में ई कचरा संबंध बेसल समझौता था, तो उसमें चूँकि 92 में हुआ था तो 92 में ई कचरे का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। जब 2006 आया तो 2006 में कॉप की 8वीं बैठक हुई, तो उस 8वीं बैठक में ई कचरे को शामिल किया गया कि इसका मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, तो अवशिष्ट प्रबंधन करना है, तो 2008 में इसे शामिल किया गया था। और उसके बाद जो अगली बैठक जो 2000 यानी कि 7 में जो बैठक हुई थी COP9 की, उसमें से नैरोबी घोषणा हुई थी, तो वहाँ पर इसे ई कचरे को पूर्ण रूप से अपनाया गया कि हमें इसका मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से करना है और ऐसा अनुसंधान करना है ताकि इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मैनेजमेंट किया जा सके। तो अभिनव समाधान का मतलब हुआ नई तकनीकी का विकास करना है जिससे ई कचरे का मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसल समझौता है। अब बेसल समझौते से संबंधित एक नियम आया था 2016 में, या ई कचरे से संबंधित एक ई कचरा प्रबंधन अधिनियम, ई कचरा प्रबंधन अधिनियम, ये 2016 में आया था। अभी है क्या, इसको मोस्टली हमें जानना है कि ये क्या है, इस अधिनियम में क्या कहा गया है। तो जो ई कचरा प्रबंधन से संबंधित 2016 में एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम में है क्या वो थोड़ा सा हमें जानना है। तो अधिनियम में क्या क्या लिखा है वो हमें मोस्टली जानना है, तो नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण, वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक ही मंत्रालय है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियम के दायरे में कुल 21 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, उपकरण, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपकरण होंगे, CFL भी इसमें शामिल होगी, और मरकरी पारायुक्त लैंप, मरकरी, ठीक है, पारायुक्त लैंप है, इसका भी चूंकि निपटान करना है। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उत्पादकों, कंपनियां जो बनाती हैं, उत्पादकों या निर्माताओं को जिम्मेदारी के दायरे में लाया गया, मतलब उत्पादक या कोई कंपनी है, ठीक है, इसमें इनको इसके दायरे में या ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2000 अधिनियम के दायरे में लाया गया, जिसमें चूंकि है तो 21 प्रकार के उत्पाद, लेकिन बहुत सारे जो उपकरण हैं, CFL है, मरकरी युक्त पारा लैंप है, तो ये जो कंपनियां जो बनाती हैं उनको इस अधिनियम के दायरे में इनको लाया गया है। तो 21 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं या उत्पाद हैं। तो इन कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि आप पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं या जो निर्माण किया जा रहा है, वो ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाना चाहिए जो
पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट हों। ठीक है, तो जो ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के बारे में ये जानकारी है। अब आइएगा तो नीचे अगला जो टॉपिक इसी क्रम में है आगे, और प्लास्टिक अवशिष्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्लास्टिक अवशिष्ट प्लास्टिक अवशिष्ट, तो पहले प्लास्टिक को समझना है कि प्लास्टिक है क्या, उसके कौन कौन से अवशिष्ट हैं। तो प्लास्टिक अवशिष्ट ये प्लास्टिक अवशिष्ट हैं। अब जो प्लास्टिक अवशिष्ट हैं अब उनको थोड़ा सा जानना है क्या है, तो लिख लीजिएगा 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन से नीचे के 50 माइक्रोन के नीचे कण नीचे के प्लास्टिक बैग अत्यधिक चिंता का विषय, काफी हल्के होने के कारण ना तो इन्हें एकत्रित किया जा सकता है और ना ही इनका एकत्रित किए जा सकते हैं और ना ही इनका पुनर्निर्माण या रिसाइकिल या प्रबंधन या रिसाइकिल, ठीक है, रिसाइकिल संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कण है, 50 माइक्रोन के हैं। तो ये जो बैग वगैरह होते हैं 50 छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। तो छोटे छोटे कण होने के कारण ना तो इनको एकत्रित किया जा सकता है और ना ही इनका मोस्टली रिसाइकिल इनका संभव है। तो ये प्लास्टिक अवशिष्ट मोस्टली जो होते हैं वो बैग वगैरह जो होते हैं इनसे संबंधित है। और चिंता का विषय यही है कि छोटे बहुत कण हैं। एक संस्था है डाउन टू अर्थ, इम्पोर्टेंट है, डाउन टू अर्थ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, डाउन टू अर्थ। अब ये डाउन टू अर्थ क्या निर्देश दे रही है उसको समझना है। तो डाउन टू अर्थ 1950 से नोट कर लीजिएगा, 1950 से अब तक, 1950 से अब तक का मतलब हुआ 2025 तक। चूंकि जब इसने डाटा दिया होगा तो हम 2025 लिख रहे हैं, लेकिन इसने जब डाटा दिया होगा तो 22-23 का डाटा होगा। तो अब तक शब्द कर लेना, तो 2025 जरूरी नहीं है कि आप 2025 लिखें, अब तक कर लेना या वर्तमान तक। अब तक 1950 से लेकर के अब तक वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन टन, 8 बिलियन टन या बीटी, तो 8 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है, जबकि इसका मात्र 60% हिस्सा प्राकृतिक वातावरण में ही निस्तारित किया गया है।
निस्तारित किया गया है। तो ये डाउन टू अर्थ एक संस्था है, तो इसमें ये चूँकि इसके अनुसार ये डाटा हैं। अब लेकिन जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021 है वो मोस्ट है। इसी क्रम में प्रबंधन अधिनियम 2021 अधिनियम 2021 में ये लाया गया था। और इसके अनुसार क्या क्या है, मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021 अब लाया गया था। तो इसके अनुसार क्या है इस अधिनियम की विशेषताएं, को नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं इम्पोर्टेंट है। अब केंद्रीय है तो पर्यावरण, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये पहले भी कई बार नाम इसका आ चुका है। तो मतलब ये संबंधित किससे है, इंडिया से ही संबंधित है। तो भारत में पार्लियामेंट से 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021 में लाया गया था, जो पर्यावरण मतलब केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से संसद में इस अधिनियम को रखा गया था। और तो चूंकि प्रस्ताव रखा गया था, विधेयक रखा गया था, बाद में अधिनियम बन करके 2021 में आया था। तो क्या है ये, तो मंत्रालय कॉमा लगा करके स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर, स्थलीय एवं जलीय ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभाव को, कचरे के प्रतिकूल या प्लास्टिक कचरा प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम लाया गया था। वर्ष 2022 में, 21 में लाया गया था, 22 में, 2022 में या 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक धातुओं को प्रतिबंधित किया गया। 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से
पॉलीस्टीरीन 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 प्लास्टिक है, पॉलीथीन जैसा ही पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत अवशिष्ट वस्तुओं के निर्माण जो पॉलीस्टीरीन से बनी है अवशिष्ट वस्तुएं निर्माण, आयात, भंडारण और वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। हल्के वजन वाले प्लास्टिक जैसे कैरी बैग, प्लास्टिक या कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर 2021 से इनकी मोटाई को बढ़ाकर बैग की मोटाई को बढ़ाकर पहले 50 माइक्रोन था, बढ़ाकर 75 माइक्रोन, 50 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया गया है। ठीक, तो इसकी जो कैरी बैग है उनकी मोटाई को बढ़ा करके, चूँकि 50 माइक्रोन के थे, बहुत छोटे छोटे कण थे, तो इनको ना तो एकत्रित किया जा सकता था और ना ही इनका मैनेजमेंट किया जा सकता था, तो उसकी मोटाई को थोड़ा यानी कि 50 से बढ़ा करके 75 माइक्रोन कर दिया गया है। तो ये जो भारत से संबंधित प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन जो अधिनियम 2021 लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये है। तो ये पूरा किससे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अधिनियम है, भारत के माध्यम से लाया गया था। इसी क्रम में आगे, ये तो अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां हो गई हैं, इसी क्रम में आगे आपदा क्या होती है, कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए और विश्व स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित आपदा प्रबंधन या पर्यावरण के अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। तो पहले आपको आपदा प्रबंधन या आपदा पहले क्या होती है इसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन है उसके बारे में जानकारी। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। चलो इसी क्रम में जो आपको दिया गया है अब तक जो प्रबंधन की विधियाँ या जो भी था, इसी क्रम में अब जो टॉपिक जो शुरू होता है वो आपदा का है। अब आपदा को हमें मोस्टली समझना है और भारत विश्व स्तर पर मोस्टली हमें विश्व स्तर पर आपदा नहीं जाननी है, मोस्टली हमें भारतीय स्तर पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानव जनित आपदाएं हैं, तो ये जो आपदाएं हैं तो पहले तो हम वार्तालाप करेंगे आपदाओं के बारे में कि कौन कौन सी आपदाएं हैं, आपदा होती क्या हैं, ठीक है, और इन आपदाओं की उत्पत्ति कैसे होती है वो पूरी विस्तृत रूप से वार्तालाप की जाएगी। तो इसी क्रम में आगे आइएगा।
चलिए आइएगा, तो मोस्टली हम आपदाओं के बारे में बात करते हैं। आपदा या आपदाएं, डिजास्टर, ठीक है, ये क्या होती हैं डिजास्टर्स या आपदाएं। तो इनको मोस्टली हमें जानना है कि डिजास्टर क्या होती हैं। तो डिजास्टर जो होती हैं, मतलब ये जो होती हैं वो आकस्मिक होती हैं। आकस्मिक का मतलब हुआ यानी कि बिना बताए या बगैर समय के या कम समय एवं बिना चेतावनी के, कम समय ठीक, और बिना चेतावनी मतलब आकस्मिक बिना चेतावनी की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो कम समय सूक्ष्म समय में बिना चेतावनी के मतलब आकस्मिक आती हैं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक आती हैं, तो यह प्राकृतिक होती हैं वो आकस्मिक ही आती हैं, लेकिन जो मानव जनित होती हैं उनका प्रभाव दीर्घकालीन प्रभाव होता है, वो धीमे धीमे करके ही आती हैं। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कम समय में आती हैं, आकस्मिक आती हैं, इनसे जितने भी जीवधारी हैं, हम एक शब्द लिख रहे हैं जीवधारी, कि जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। अब जीवधारी का मतलब हुआ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ग्लोब पर, वो सभी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती हैं, और सभी होती हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति जो भी होगा सभी इससे प्रभावित होती हैं। यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सड़क हुआ, मकान हुआ, या बहुत सारे जो संरचनात्मक क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित होते ही हैं। तो लिविंग थिंग्स के साथ साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दोनों प्रभावित होते हैं प्राकृतिक आपदाओं से। पुल, सड़क, ये सभी मतलब बृहद स्तर पर विनाश होता है, इनका बृहद स्तर पर विनाश होता है, बृहद स्तर पर विनाश, और बृहद स्तर पर विनाश होना ही नाम दिया जाता है आपदा। अब उसको प्राकृतिक रूप से आ रही है तो प्राकृतिक आपदा नाम दे देंगे, मानव जनित होगी तो उसे मानव जनित आपदा नाम देंगे। लेकिन जो मोस्टली होती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं ही मोस्टली होती हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये प्राकृतिक कारणों से तो होती हैं। कारण क्या है, ये चूंकि प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन मानव का इसमें सहयोग होगा, ठीक है, मानव का इसमें सहयोग होगा, तो जो इसका प्रभाव होता है फिर वो दीर्घकालीन प्रभाव उसका बन जाता है या दीर्घकालीन प्रभाव हो जाता है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं प्रकृति अपने आप में बैलेंस कर लेती है, लेकिन मानव का प्रभाव उसमें शामिल हो जाएगा तो उसका जो प्रभाव होता है वो बृहद स्तर पर होता है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आकस्मिक आती हैं, कम समय में बिना चेतावनी के आती हैं, इनसे जीवधारियों के साथ साथ में जो अजीवधारी हैं, मकान, सड़क, पुल, रेलवे लाइन, ये भी प्रभावित होती हैं, और क्या होता है बृहद स्तर पर इनका विनाश होता है। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्राकृतिक तो हैं ही, लेकिन इनका प्रभाव यदि मानव का इसमें सहयोग होगा तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन प्रभाव बन जाता है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं ये आपको जानकारी आपको दी गई है। अब जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं कारक और उत्पत्ति, अब हमें पहले इनका वर्गीकरण समझ लेना है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं तो कारक और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। वर्गीकरण किसके आधार पर है, उत्पत्ति
और कारक के आधार पर जो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण है इसे हम मोस्टली 3 भागों में से बांट लेते हैं। मोस्टली 3 भागों में से बांट लेते हैं। पहला है भौतिक आपदाएं, भौतिक आपदाएं, और जो दूसरा होता है वो जलीय आपदाएं, जलीय आपदाएं। तो पहला भौतिक आपदाएं, दूसरा जलीय आपदाएं, और जो तीसरा जो होता है वो मौसम संबंधी आपदाएं या मौसम से संबंधित आपदाएं। ठीक है, मौसम से संबंधित आपदाएं। तो ये मोस्टली जो वर्गीकरण है वो मोस्टली 3 प्रकार से जो आपदाएं होती हैं उनका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और जो मौसम से संबंधित जो आपदाएं होती हैं, ये 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भौतिक आपदाएं हैं उनमें जो मोस्टली जो आएगा भौतिक आपदा के अंतर्गत, जैसे भूकंप हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये भूस्खलन। तो ये जो 3 जो मोस्टली जो आपदाएं हैं वो भौतिक कारकों के प्रभाव से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो भौतिक कारकों के प्रभाव से इनकी उत्पत्ति होती है। उसी क्रम में दूसरे रूप में जो आपदाएं हैं वो मौसम संबंधी हैं, यानी कि जलीय संबंधित हैं। तो जलीय का मतलब है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, ये प्राकृतिक आपदा का कारण बन जाती है। और बादलों का फटना या जो बाढ़ होती है, बाढ़ का आना, बादल का फटना, बादल फटना। ठीक है, ये जो, या एक और कर लीजिएगा सुनामी, ये मोस्टली है सुनामी। तो जल से संबंधित जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अत्यधिक वर्षा होगी तो इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अत्यधिक वर्षा का मतलब किससे हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा मतलब बाढ़ की स्थिति, फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसी क्रम में बादलों के फटने से भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और जो मोस्टली जो प्राकृतिक आपदा है वो सुनामी होती है। इससे वृहद स्तर पर पर्यावरण सहित अत्यधिक जनधन की हानि होती है। अब जो मौसम से संबंधित दूसरे जलीय प्रकार या जलीय हो गया, जो तीसरी है वो मौसम से संबंधित आपदा है, जैसे सूखा, चक्रवात, शीतलहर। मौसम से संबंधित सूखा, बाढ़, बाढ़ तो यहाँ गया मौसम से संबंधित, बाढ़ या सूखा ये भी मौसम के अथी आ जाएगी। ठीक है, बिजली का गिरना, बिजली का गिरना, चमकना, झंझावत। ठीक है, तो ये मौसम से संबंधित। बाढ़, बादलों का फटना भी मौसम से संबंधित ही है, क्योंकि बाढ़ आना ही है, तो ये मौसम से संबंधित है। शीतलहर, पाला, लू। ठीक है, शीतलहर, इसी में लू कर लेना, लू, पाला। ठीक है, तुषार। ये जो आपदाएं हैं मौसम से संबंधित, ये आपदाएं हैं। तो इनसे वृहद स्तर पर जनधन की हानि के साथ साथ, जैसे अभी आपसे कहा था, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्टेड। इससे तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, बिजली मकान पर भी गिर सकती है, जनधन की हानि हो सकती है, जानवरों पर गिर सकती है। शीतलहर, लू लहर या जो लू होती है जो गर्मियों में चलती है, पाला, तुषार, इससे वृहद स्तर पर फसलों को नुकसान होता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका जो वर्गीकरण है उत्पत्ति और ये कारक के आधार पर 3 प्रकार की हैं, भौतिक, जलीय और जो मौसम संबंधी आपदाएं होती हैं।
ठीक है, इनको ये वर्गीकृत किया गया है। अब जो आपदाएं होती हैं ये तो वर्गीकरण है, उत्पत्ति और कारक के आधार पर ये वर्गीकरण है। अब मोस्टली जानना है वो प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। ये वर्गीकरण हो गया है, डिजास्टर क्लासिफिकेशन। अब मैं इसी क्रम में जो आगे वाला टॉपिक इसी से संबंधित है, प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजास्टर या टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो इनको मोस्टली हम दो भागों में से बांट लेते हैं। तो मोस्टली करके हमें दो भागों में ही से बांटना है, और दो भाग एक तो चूंकि प्राकृतिक ही हैं तो प्राकृतिक ही मोस्टली हैं, प्राकृतिक आपदाएं, और जो दूसरा मानव जनित आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। तो दो ही प्रकार की जो डिजास्टर्स होती हैं वो दो टाइप्स की ही होती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक होती हैं और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान बृहद स्तर पर होता है, और उसका मैनेजमेंट करने की जो प्रोसेस होगी, डिजास्टर आने के बाद ही उसका मैनेजमेंट होता है। तो फर्स्ट राउंड में हमें ये समझना है कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उत्पत्ति का क्या कारण है, और उसके बाद फिर मानव जनित उत्पत्ति का क्या कारण है। ये पूरा समझने के साथ साथ में आगे फिर हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर कौन कौन से समझौते हैं, कौन कौन से संगठन हैं जो इस आपदा के लिए कार्य करते हैं, और वहीं पर्यावरण से संबंधित समझौता और संगठन। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके हम आपको यहाँ पर लिस्ट मोस्टली बना रहे हैं। तो अभी जो प्राकृतिक आपदाएं थी, बाढ़, सूखा, बादलों का फटना, जो भी आई थी, बादलों का फटना, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इसी क्रम में आगे चक्रवात, बाढ़, सूखा, बादलों का फटना, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इसी क्रम में चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, सुनामी, महामारी, लहर, और लहर का मतलब शीतलहर, और गर्म लहर मतलब ग्रीष्म लहर या लू, उसे दूसरे रूप में जाना जाता है। इसी के आगे जो बिजली का चमकना, ठीक है, बिजली का चमकना या बिजली का झंझावात, बिजली का झंझावात हो गया है। इसी क्रम में यदि वनों में जो आग लग जाती है, प्राकृतिक रूप से आग लगती है, तो वनों में आग लगना या वनाग्नि, ये वनाग्नि वाला टॉपिक है, या वनाग्नि। इसके अलावा ज्वालामुखी, चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूकंप, ये हो गया है। ये सब क्या हैं, जैसे तुषार हुआ, पाला हुआ, वो मौसम से संबंधित हैं ही, तो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत। अब फर्स्ट राउंड में हमें मोस्टली जो प्राकृतिक आपदाओं की जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो उत्पत्ति हमें जानना है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनसे
इनकी उत्पत्ति होती है। तो इनसे संबंधित बाढ़, फ्लड, सूखा, ड्रॉट, बादलों का फटना, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, साइक्लोन्स टेम्परेट भी होते हैं, ट्रॉपिकल भी होते हैं, और जो बृहद स्तर पर महामारियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कोरोना, ठीक है, कोरोना एक बृहद स्तर पर फैलने वाली महामारी थी जिसमें मानव को अत्यधिक इससे हानियाँ हुई, बृहद स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई विश्व स्तर पर। तो ये महामारी और लहर से भी, शीतलहर और जो लू होती है, इनसे भी मोस्टली जो जानवर हैं या जो वनस्पति है या जो मानव है वो इससे प्रभावित होता ही है। बिजली, तो ये जो मोस्टली हैं, बिजली का चमकना या झंझावात गिरना, और वनों में आग का लगना। और वनों में आग का लगना का मतलब ये है कि वन विनाश तो होगा ही, और दूसरी तरफ वन विनाश होने के साथ साथ में इससे जो मोस्टली जो प्रभावित वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मोस्टली प्रभावित होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये इतने प्रकार की होती हैं, किस कारण से आती हैं। तो फर्स्ट राउंड में जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनको शामिल इसमें किया जाएगा कि बाढ़ आती है किस कारण से, सूखा का कारण क्या है, या जो ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये जो प्रोसेस जो चलती है कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, तो इनको एक एक करके इनके बारे में वार्तालाप की जाएगी। इसी क्रम में जो मानव जनित हैं, रासायनिक दुर्घटना, परमाणु विस्फोट वगैरह, तो उसमें रासायनिक दुर्घटना या रासायनिक, ठीक है, रासायनिक घटना का मतलब हुआ जैसे माइक, यूएसए की कंपनी थी, भोपाल गैस त्रासदी। माइक का मतलब क्या है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक, ये भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, खाद बनाती थी, रासायनिक खाद बनाती थी। तो उस खाद में MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया जाता था। तो भोपाल गैस, इस गैस के रिसाव होने से यानी कि 1984 में, ठीक है, इस गैस का 1 और 2 दिसंबर, 1 दिसंबर का 12 बजे का समय था, 2 दिसंबर का यानी कि सुबह का टाइम था, या 12 बजे के बाद 2 तारीख लग जाती है। तो 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी बृहद स्तर पर हुई थी। तो उसमें लाखों जो लोग हैं वो इसमें मारे गए थे, और उस गैस से प्रभावित अभी भी कुछ लोग हैं। तो रासायनिक घटना या दुर्घटना, ठीक है, जैसे माइक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव हो गया था भोपाल में। तो ये जो रासायनिक है, दूसरी तरफ यदि जाएंगे तो परमाणु विस्फोट, अब परमाणु विस्फोट ये मानव जनित है ही। परमाणु विस्फोट का मतलब हुआ जैसे चेरनोबिल घटना 1986 में यूक्रेन में हुई थी उस समय। तो उसमें जो एक परमाणु संयंत्र था, उस परमाणु संयंत्र के विस्फोट से, इसी तरह से 2010 में जापान का जो फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र था, वो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे संभाल लिया था। इसी तरह से परमाणु के विस्फोट में हैं तो रासायनिक हथियारों का प्रयोग करना, परमाणु बम, अणु बम का प्रयोग एक देश का दूसरे देश में करना। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर यूएसए ने बमबारी की थी। 6 दिसंबर, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बमबारी की थी। तो जापान के जो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों जो जनसंख्या थी लगभग 75% लोग इससे प्रभावित
हुए थे और जेनेटिक बन गया है, तो आज भी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो है वो मानव जनित है। रासायनिक दुर्घटना हो सकती है और ये परमाणु विस्फोट। तो इसमें जो परमाणु विस्फोट होता है ये बहुत ही, इससे बृहद स्तर पर विनाश होता है और विनाश सभी का होगा, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब बिल्डिंगें भी इससे गिर सकती हैं और रोड, रेलवे लाइन या बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो भी इससे प्रभावित होंगी या इसके परमाणु विस्फोट से संबंधित ये घटनाएं घटित हो सकती है। तो बृहद स्तर पर पर्यावरण के साथ साथ में जनधन की हानि होती ही है। तो ये मानव जनित में दो ही प्रकार आएंगे, एक तो आएगी कौन सी, रासायनिक, और दूसरा आएगी परमाणु विस्फोट। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको हम एक एक करके उत्पत्ति के रूप में इनको पहले समझ लेते हैं और इनको मोस्टली हमें भारत से इनको मोस्टली हमें जोड़ना है और विश्व स्तर की फिर समझौता और संगठन पर हमें जानना है। तो इसी क्रम में एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में जो प्राकृतिक आपदाएं आपने समझ ली हैं कि आपदाएं, अब इनकी उत्पत्ति और हमें समझना है कि उत्पत्ति इनकी कैसे होती है। मोस्टली हमें प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति भी समझनी है। तो जो मोस्टली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे चक्रवात हुआ, बिजली का हुआ, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी हुआ, या बाढ़ और सूखा हुआ, या बादलों का फटना हुआ है, मोस्टली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है वो हमें मोस्टली जानना है। आइए तो बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। तो जो तीन प्राकृतिक आपदाएं हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इन तीन को एक डायग्राम के साथ जोड़ देते हैं। तो इनको मोस्टली हमें जानना है। भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, इनको एक ही डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। और जो एक डायग्राम है इनको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से इनको मोस्टली समझा जा सकता है। और तीनों प्राकृतिक आपदाएं एक ही डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाई जा सकती हैं। तो हो भी सकता हो कि कभी आपको क्लास में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपको पढ़ाया गया होगा, और पढ़ाया गया होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन हमें मोस्टली प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ना है। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है हम उसको विस्तृत रूप में लेके नहीं चल रहे हैं, शॉर्ट में आपको केवल तो जो प्लेटें होती हैं उनका खिसकाव होता है, यानी कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और प्लेटों का समानांतर संचलन भी होता है। तो कन्वर्जन भी होता है, डाइवर्जन भी होता है और पैरेलल मूवमेंट भी होता है। तीन प्रकार की प्लेटों का संचलन होता है। प्लेट का मतलब हुआ जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पूरा का पूरा क्रस्ट, मतलब ये जो क्रस्ट है, ये पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये जो भाग है, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है और इसी को नाम दिया गया था प्लेट। और नीचे ये चूंकि स्थनोस्फीयर है या दुर्बलता मंडल है, नीचे वाला जो पार्ट है वो द्रव या गैसीय, द्रव और गैसीय अवस्था में है। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये इसको जो नाम दिया गया, इसको प्लेट नाम दिया गया है। अब जो प्लेटों का जो मूवमेंट होता है या जो खिसकाव होता है वो इन प्लेटों का मूवमेंट 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार से होता है। मतलब प्लेटों का अभिसरण भी होता है, प्लेटों का अपसरण भी होता है
और प्लेटों का समानांतर संचलन भी होता है। ये 3 प्रकार से संचलन होता है। अब यदि 2 प्लेटें हैं, ऐसे करके 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, और प्लेटों का समानांतर संचलन भी ऐसे होता है। ठीक है, तो ये प्लेटों का जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है, उसी को नाम दिया गया है प्लेट। अब वो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से हम समझेंगे कि भूकंप जो आते हैं वो कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कब आते हैं, तो चलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझ लेते हैं। एक डायग्राम बनाना होगा। चलिए, ये जो आपको जो मोटे भाग दिख रहे हैं ये महाद्वीप के रूप में है, जैसे उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या तो इन प्लेट के ऊपर सागर और महासागर, सागर या जो महाद्वीप होते हैं वो एक ही प्लेट के ऊपर रखे हो सकते हैं, या एक प्लेट के ऊपर सागर भी हो सकता है या महासागर भी हो सकता है, और महाद्वीप भी उसी प्लेट के ऊपर रखा होता है। अब प्लेटों का खिसकाव होता है, जैसे पानी में नाव तैरती है वैसे प्लेटों का खिसकाव होता है। तो प्लेटों का खिसकाव हमने आपको 2 रूप से अभी आपको बताया था कि ये प्लेट, मान लीजिएगा ये पूरा महाद्वीप है, तो महाद्वीप ए है, महाद्वीप बी है और महाद्वीप सी है। बी और सी महाद्वीप के बीच में कोई जलीय भाग है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ओशियन हो जाएगा, मतलब ये महासागर है। और ये जो बड़े से जो 3 दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये महाद्वीप होंगे। ठीक है, अब प्रोसेस यहाँ देखिएगा, ये पूरा का पूरा स्थलमंडल है। इस प्लेट के ऊपर आधे भाग पर महाद्वीप रखा है और आधे भाग पर ये महासागरीय है। तो ये महासागरीय प्लेट भी है और महाद्वीपीय प्लेट भी है। अब इन दोनों प्लेटों का खिसकाव हुआ है। अब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये प्लेटें आपस में आएंगी और टकराएंगी। तो जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्की होती है और महासागरीय प्लेट जो होती है वो भारी होती है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो अपने स्थान पर स्थिर रहेगी, लेकिन महासागरीय प्लेट ऐसे नीचे मेंटल की ओर जाएगी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये मेंटल का है, ये मेंटल का पार्ट है पूरा नीचे का। ठीक है, ये एस्पर स्क्वायर पार्ट है, इसके ऊपर ये स्थलखंड भी रखा हो सकता है, जलीय भाग भी रखा हो सकता है। अब यहाँ पर प्रोसेस देखिएगा कि प्लेट बी और प्लेट ए एक दूसरे के से पास आ रही हैं। जब प्लेटें पास में आएंगी तो पहले तो आपस में टकराएंगी और टक्कर के बाद जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट पहले आई, आपस में एक दूसरे से टकराई। ठीक है, और टकराने के बाद जो प्लेट भारी होगी, मतलब जो प्लेट भारी होगी, ऐसे मान लीजिएगा ये प्लेट भारी है और ये प्लेट हल्की है। भारी प्लेट का मतलब होगा कि ये महासागर है, ठीक है, और ये हल्की प्लेट का मतलब महाद्वीप हो जाएगा। अब जो भारी प्लेट होगी वो कहाँ जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन इससे पहले जब 2 प्लेटें
आपस में ऐसे टकराएंगी और टकराएंगी तो दोनों प्लेटों के बीच में एक बल लगेगा जिसका नाम है संपीड़न बल। तब जाकर के वो प्लेट नीचे की ओर, क्योंकि दबाने के लिए जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट को कहाँ दबाएगी, नीचे की तरफ दबाएगी। और जैसे ही प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में संपीड़न बल लगेगा, ठीक है, कंप्रेशन जो फोर्स होता है वो लगेगा, तो यहाँ मान लीजिएगा कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में यहाँ पर है वो संपीड़न बल लगा। बल का नाम क्या है, संपीड़न बल। ये संपीड़न बल लगेगा और जैसे ही संपीड़न बल लगेगा हल्के आकार का भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जैसे संपीड़न बल लगा वैसी तरंगें उत्पन्न हो गई हैं, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो गई हैं, भूकंप आ गया है। ठीक, जैसे जैसे भूकंपीय तरंगों की गहराई बढ़ती जाएगी, मतलब जहाँ से वो उत्पत्ति हो रही है फोकस या मूल से, उसकी जितनी ज़्यादा गहराई बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो ये भूकंप हो चुके कम गहराई से आ रहा है तो इसे हल्के आकार का भूकंप नाम दे देंगे। अब दूसरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये जो महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट मेंटल की ओर, नीचे की ओर बढ़ रही है, मेंटल में गहराई में बढ़ रही है। तो जैसे जैसे गहराई में बढ़ेगी तो ताप में वृद्धि होगी और जब ये प्लेट नीचे की ओर जाएगी, गहराई में जाएगी, तो मेंटल वाला जो पार्ट है, तो मेंटल की परतों के बीच और प्लेट की परतों के बीच में एक बल लगने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसका नाम है घर्षण बल। तो यदि यहाँ पर घर्षण बल लगता है दोनों प्लेटों के बीच में, घर्षण बल, और जैसी घर्षण बल लगेगा भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब ये जो प्लेट है मध्यम, ये हल्के आकार का भूकंप है, ये मध्यम आकार का भूकंप है, इसकी गहराई कम, इसकी गहराई ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है नीचे की तरफ जा रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ मेंटल में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी, और जैसी तापमान में वृद्धि होगी तो प्लेट का पिघलना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब प्लेट गल जाएगी। मतलब जो ठोस प्लेट है वो धीमे धीमे करके द्रव में बदलती जाएगी और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उसे एक नाम दिया जाता है, मैग्मा कहा जाता है। मतलब जो ठोस प्लेट थी वो पिघल करके मैग्मा में परिवर्तित हो गई है, और मैग्मा मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए पदार्थ को, जो एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें गैसों की मात्रा भी होती है, तो जलवाष्प चूँकि ज़्यादा होगी क्योंकि महासागरीय प्लेट थी, तो गैसों का ये मिक्सचर है, ये पूरा का पूरा ये मैग्मा क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक, अब ये मैग्मा बन गया, मतलब जो ठोस प्लेट थी वो पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि मेंटल में, ऊपरी मेंटल में गैसें हैं, तो जहाँ इनको हॉट स्पॉट मिलेगा, मान लीजिएगा इनको यहाँ हॉट स्पॉट मिल गया, हॉट स्पॉट ये गर्म तप्त स्थल है, तो गैसों का स्वभाव होता है जहाँ इनको अत्यधिक तापमान मिलेगा वहाँ से प्रसार करती हैं, मतलब फैलती हैं। तो जब ये इनको अत्यधिक तापमान वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो गैसें कहाँ उठेंगी, ऊपर, और जैसी गैसें ऊपर उठेंगी ये अपने साथ में मैग्मा जो द्रव है, जो द्रव पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ है, उसको भी अपने साथ में लेके चलेंगे, तो वो पूरा का पूरा मिश्रण एक पिलर के रूप में ऊपर की परतों को तोड़ते हुए ऊपर आएगा। ठीक है, अब इस पिलर के रूप में आ रहा है। ये पिलर के रूप में। अब ऊपर वाला स्थान खाली तो है नहीं, ऊपर वाला भी स्थान मेंटल का ही है। अब ये जो पूरा पिघला पदार्थ है वो ऊपर की परतों को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर मेंटल की परत
और जो पिघला हुआ पदार्थ है, जो मिश्रण है, उसके बीच में फिर से घर्षण बल लगने लगेगा। और जैसे ही घर्षण बल लगा, कौन सा बल लगा यहाँ, फिर से घर्षण बल, और जैसी घर्षण बल लगेगा ये सुनामी की उत्पत्ति हो जाएगी, कि उसके भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जो भूकंप का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। हल्के आकार का भूकंप 70 किलोमीटर की गहराई से, मध्यम आकार का भूकंप 300 किलोमीटर की गहराई से, गहरे आकार का भूकंप 700 किलोमीटर की गहराई से। तो जो 700 किलोमीटर की गहराई से जो भूकंप आ रहा है, उसकी तीव्रता, उन तरंगों की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये प्राकृतिक आपदाएं होगी। पहली प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी भूकंप जो है वो पहली प्राकृतिक आपदा हो गई है। भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो गई, तो भूकंपीय इनकी भूकंप प्राकृतिक आपदा भूकंप आ गया है। ठीक है, अभी 2 दिन जस्ट पहले ही मलेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो 7.7 तीव्रता का भूकंप, यानी कि बड़ी तीव्रता का भूकंप है। तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा। तो ये भूकंप जो आया है वो प्राकृतिक आपदा। ठीक, अब यहीं से देखिएगा, ये जो भूकंपीय तरंग आई है, हमने इसको महासागरीय भाग में इसको डाला है। महासागरीय भाग में भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति हुई है। अब जो भूकंपीय तरंग है, वो जल जो होगा उसकी ऊपरी सतह पर वो तरंग आगे बढ़ेगी, और जैसी तरंग आगे बढ़ेगी, ऐसे करके ये जलीय तरंग है, ऐसे आगे बढ़ेगी, तो इसको नाम दिया जाएगा सुनामी। अब सुनामी की उत्पत्ति होगी। तो मोस्टली जो सुनामी की उत्पत्ति होती है वो भूकंपीय तरंगों से होती है। जलीय भाग में भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, मतलब जो सागरीय लहरें हैं या जो जलीय लहरें हैं, उनकी उत्पत्ति को ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं। अब ये सुनामी आ गई है, तो भूकंप हो गया है, सुनामी हो गया है। अब जो तीसरी जो प्राकृतिक आपदा है, वो तीसरी जो प्राकृतिक आपदा है वो है ज्वालामुखी, वोल्केनो। ठीक, अब इसको देखिएगा। जो ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ आ रहा है, अब ये ऊपर की तरफ आते आते यहाँ पर इस ठोस वाली परत को तोड़ते हुए, और इसका उद्गार, किसका, जो मैग्मा है, मैग्मा का उद्गार यहाँ कहीं जलीय भाग में यहाँ पर हो जाता है। तो लावा का उद्गार हो गया, किसका, लावा का उद्गार। ठीक, अब मैग्मा नहीं है, अब ये लावा बन गया। चाहे तो जलीय सतह पर इसका उद्गार हो, और चाहे मैग्मा का जलीय सतह पर उद्गार हो, मतलब जलीय नितल पर उद्गार हो, या स्थलीय भाग में इसका उद्गार हो, उसे नाम दिया जाएगा लावा। अब लावा का उद्गार हो गया, और जैसे ही लावा का उद्गार होगा, इसको तुरंत नाम दिया जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। अब हो गया क्या, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ज्वालामुखी विस्फोट किया है कहाँ पर, सागरीय या महासागरीय नितल पर डाला है। ठीक, अभी जो लावा है वो धीमे धीमे करके ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद ठोस पिंड में परिवर्तित होगा, चट्टानों का रूप धारण कर लेगा। हो भी सकता है कि यह जो लावा है वो चूंकि जो महाद्वीप है, तो इनके जो किनारे होते हैं वो अस्थिर जोन होते हैं, मतलब अस्थिर जोन होते हैं, अनस्टेबल जोन होते हैं। तो जो ज्वालामुखी का जो लावा है, लावा का उद्गार किनारों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि अस्थिर जोन होते हैं, या इन किनारों को तोड़ने में लावा को इनकी इतनी वेलोसिटी, इतना बल नहीं लगाना पड़ता है। तो मोस्टली जो उद्गार होते हैं वो महाद्वीपों के किनारे पर उद्गार होते हैं, और जैसे महाद्वीपों पर इनका उद्गार हुआ, और तो उसको तुरंत नाम दे दिएगा ज्वालामुखी विस्फोट। तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, सुनामी की उत्पत्ति और ज्वालामुखी की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से आपको समझाई गई है। तो अब जो ज्वालामुखी का विस्फोट है
जलीय भाग में भी हो सकता है और स्थलीय भाग में भी हो सकता है। स्थलीय भाग मोस्टली जो होता है वो किनारों पर होता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाली प्लेट की जो मोटाई है, ये वाली जो प्लेट की मोटाई है, इस प्लेट की मोटाई कम है, जबकि यदि हम इस प्लेट की मोटाई को देखें तो ये प्लेट की मोटाई ज़्यादा है। अब इतनी प्लेट की मोटाई जो ज़्यादा है उसको तोड़ने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन किनारों पर कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, ये आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब ये 3 उत्पत्ति आपको दे दी है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। ठीक है, इसी तरह से आगे जो अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, बादल कैसे फटते हैं, या जो शीतलहर या लू, इसका तो चूंकि उत्पत्ति का नहीं जानना है। हाँ, बिजली का चमकना, गरजना, बादलों का फटना, ये मौसम संबंधी है। इनकी उत्पत्ति का कारण, ये जो अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे कौन कौन से बल हैं, उन बलों के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो प्लेटों का खिसकाव जो हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर पर ईयर इनका खिसकाव होता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के बल हैं, जो आकस्मिक बल होते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी जो बल होते हैं, इन बलों के द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी, या जो गर्तें होती हैं, या जो बलन बनते हैं, या जो फाल्ट होते हैं, या जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, रिफ्ट वैली बनती हैं, ये सब पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले जो एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, इनके माध्यम से होता है। तो जो आपको अगला वीडियो भी आपको दिया जाएगा, तो फर्स्ट राउंड में हम आपको कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, तो पहले हमें बेसिक समझना है और फिर बेसिक के बाद फिर हमें मैनेजमेंट लगाना है। क्योंकि आकस्मिक आपदाएं हैं, आकस्मिक घटनाएं घटी हैं कम समय में बगैर चेतावनी के। तो इसी क्रम में आगे जो नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिया जाएगा, तो पहले हम उत्पत्ति के बारे में जानकारी देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, सुनामी की उत्पत्ति। अब इसका प्रभाव क्या होगा और प्रभाव के बाद फिर हमें लगाना है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे जो भी आपको वीडियो दिया जाएगा वो इसी से रिलेट करके आगे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।